बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक में। बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने से पहले सबसे पहले हम कहते हैं कि आप एक एग्जांपल कंसीडर करें, यानी एक पाइप है, पानी का पाइप है, उसमें से पानी गिर रहा है। बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि ये देखो पाइप है, सबसे पहले देखो पाइप है और ये जो है वो पाइप का ना क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का सब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है कि इस तरह का हमारे पास पाइप होता है और पाइप की ये जो ओपनिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम इसे गौर से देखते हैं ना तो वो कुछ इस तरह का आता है, तो कुछ सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हम गौर से देखें तो वो इस सर्कल के जैसा आता है हमारे पास। तभी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कल के एरिया के बराबर होता है और सर्कल एक का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ना फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा था। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ज़ाहिर सी बात है पानी यहाँ से निकलेगा, कुछ वेलोसिटी के साथ निकलेगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ना हमने अंगूठा रख दिया। पहले इतना एरिया था हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपना अंगूठा रख दिया। पाइप के ऊपर अपना अंगूठा रखते हैं ना तो जो पाइप का जो अंदर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। तो जब हमने यहाँ पर एरिया कम करते हैं ना, जब हम एरिया कम करते हैं तो पहले पानी जो है वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेकिन अब पानी जो है वो दूर दूर तक जाना शुरू कर देगा। जब दूर तक पानी जाएगा तो मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर की। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो जब हमने उसके ऊपर ना पाइप के ऊपर अपने अंगूठा रखते हैं तो हमारा पानी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देता है, ज़्यादा मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई पोछा वगैरह धोते हैं, ठीक है, या कोई कपड़े धोते हैं तो हम उसके ऊपर ना पाइप के ऊपर थोड़ा अंगूठा रख देते हैं ताकि हमारा जो पानी है ना वो दूर दूर तक जा सके। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी हम यही पढ़ते हैं कि जब हम एरिया को रिड्यूस कर देते हैं हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी। अब हमने अंगूठा रख दिया और एरिया कम कर दिया। जब हमने एरिया कम किया तो हमारा जो फ्लूइड है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ठीक है, तो बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एरिया और एक वेलोसिटी। पर हम यहाँ पर ये देखेंगे जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, हम जब एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो जब हम एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब हम एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, क्या करेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी जो ना हम एग्जांपल इसके हम डायग्राम कंसीडर करते हैं। इसके डायग्राम ये देखो, इस तरह का हमारे पास पाइप था। पहले पाइप का देखो यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, जब हम उसको यहाँ पर लेकर आ गए यहाँ पर उसका एरिया कम हो गया। अब एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देखो ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब एरिया बढ़ा होगा तो वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव करना है। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये प्रूव करेंगे कि एरिया कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो ये चीज़ें प्रूव करेंगे तो हम एक पाइप को ना कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बड़ा एरिया ना, बड़े एरिया, जब हम बड़े एरिया के लिए बात करेंगे फिर छोटे एरिया के लिए बात करेंगे। तो जब हम बड़े एरिया के लिए बात करेंगे ना तो हम यहाँ से यहाँ तक एरिया लेंगे, और जब हम छोटे एरिया की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बड़े एरिया पे बात करनी है और फिर छोटे एरिया पे बात करनी है। बड़े एरिया पे बात ये करनी है कि बड़े एरिया पे वेलोसिटी कम होगी, और छोटे एरिया पे क्या बात करनी है कि छोटे एरिया पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। तो हमने पाइप का यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला हिस्सा कंसीडर कर लिया बड़े एरिया के लिए, और छोटे एरिया के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कंसीडर कर लिया। अब जो पाइप है ना बहुत बड़ा पाइप है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल पाइप यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हमने पाइप का इतना हिस्सा ले लिया और हमने पाइप का इतना हिस्सा ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तो मैं डेल्टा एल लूँगा इसको। आप बोलेंगे डेल्टा एल क्यों लिया, डेल्टा एल इसलिए लिया क्योंकि जो पाइप है ना यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L1 के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L2 के बराबर है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, वो किसके बराबर आएगा, जब मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, तभी हम यहाँ पर डेल्टा एल लेते हैं। ठीक है, और डेल्टा L1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह है उसके लिए हम क्या ले लेंगे, डेल्टा L2। डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से पाइप छूट रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो बीच में जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
अब देखो, अब दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली क्या है कि पाइप के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। अब जितना फ्लूइड इस जगह पे ना फ्लूइड था, ठीक है, अब जितना फ्लूइड इस जगह पर होगा ना उतना ही फ्लूइड जो है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जितना फ्लूइड यहाँ पर होगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, क्योंकि पाइप में कोई लीकेज तो है नहीं ना जिसकी वजह से पानी ज़ाया हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने 1 किलो दूध लाए, 1 किलो दूध को आपने बर्तन में डाला, तो जब आप 1 किलो दूध को बर्तन में डालोगे तो जो बर्तन में दूध डलेगा वो 1 किलो ही होगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जितना फ्लूइड का मास है ना, जितना फ्लूइड का मास आपने यहाँ पर डाला है उतना ही फ्लूइड का मास यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इस बात को समझ लो कि जितना फ्लूइड का मास इधर है उतना ही फ्लूइड का मास यहाँ से निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम पानी इधर डालेंगे उतना ही पानी यहाँ निकलेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा और यहाँ पर कम वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन जितना पानी का मास यहाँ होगा, यानी क्वांटिटी जितने पानी की यहाँ पर हमने डाली होगी उतनी क्वांटिटी यहाँ से निकलेगी। एक बाल्टी है, उसमें 1 किलो पानी ले लिया, अब जब उस बाल्टी को गिराओगे तो उससे 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी या 1 किलो मतलब 1 किलो ही पानी निकलेगा ना, ज़ाया तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो मास है ना उसको हम डेल्टा m1 से ले लेते हैं, और जो यहाँ पर मास है, जितना मास यहाँ डाला है उतना ही मास यहाँ से निकलेगा। तो जो मास ऑफ फ्लूइड है ना वो हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक हो गया, बात समझ आती होगी, ठीक है। अब जब हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं, अब आप बोलेंगे मास फ्लो रेट क्या होगा। जब भी रेट की बात की ना, रेट मतलब वो चीज़ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से टाइम से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम से डिवाइड होगी। तो जब मैं यहाँ पर मास फ्लो रेट बोलूँ ना, मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट किसके बराबर आएगा, डेल्टा m1 को मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ और डेल्टा m2 को मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पानी डाला, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पानी है m1, ठीक है, और वो यहाँ से 2 सेकंड में निकल जाता है, ठीक है। तो जब वो पानी यहाँ पहुँचेगा ना, तो तब भी 2 सेकंड में उतना ही पानी निकलेगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में पानी ने यहाँ से यहाँ मूव किया, तो 2 सेकंड में उतने ही पानी ने यहाँ से यहाँ तक भी मूव किया होगा। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 2 सेकंड है, 2 सेकंड में जितना पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा उतना ही पानी 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा है। और यहाँ पर एक और मैं बात बता चलता हूँ कि ये हमारे पास जो हमने पानी लिया वो आइडियल फ्लूइड है। अब आप बोलेंगे आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड हम बेसिकली ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आइडियल फ्लूइड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जब डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब हम आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो कंप्रेस जब नहीं करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो ही डेंसिटी में चेंज आएगा। लेकिन ये ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। तो जब हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड की डेंसिटी सेम ही रहेगी। और आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहा जाता है जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है। विस्कोसिटी उसकी बहुत कम होती है, यानी उस पानी में बहने की सलाहियत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमने पढ़ा डेंसिटी किसके बराबर आती है, डेंसिटी बराबर है मास और वॉल्यूम के। और मास किसके बराबर है, मास यहाँ पर किसके बराबर है, डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो मास किसके बराबर है, डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दें। अब हमने यहाँ पर डेल्टा m1 लेना है। तो डेल्टा m1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा m1 बराबर आएगा ρ1 और डेल्टा v1 के बराबर। अब मैंने v1 के साथ डेल्टा क्यों लिया इसको मैं आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। तो डेल्टा m1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, डेल्टा m1 की जगह मैं ये वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। मैं पुट कर देता हूँ डेल्टा m1 की जगह ρ1 डेल्टा v1 और ये मैं टाइम, ये भी टाइम है, ठीक है। डेल्टा ये दोनों चीज़ें पता है सेम क्यों है, देखो m1 भी सेम है, m2 भी सेम है, ठीक है। अब m1 सेम है, फॉर एग्जांपल 1 भी सेम है और 1, फॉर एग्जांपल m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि मैंने कहा ना जितना पानी यहाँ डालोगे उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ, 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो दोनों का आंसर सेम आएगा ना। यानी जितना पानी यहाँ पर 2 सेकंड में मूव करेगा उतना ही पानी यहाँ भी 2 सेकंड में मूव करेगा, ठीक है। तो डेल्टा m1 डेल्टा t, जो डेल्टा m1 t था ना इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। क्यों, कैसे रिप्लेस किया, डेंसिटी का फॉर्मूला था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से मैंने मास की वैल्यू निकाल ली, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी और वॉल्यूम को यहाँ पर मास की जगह मैंने लिख दिया और डेल्टा m1 डेल्टा t की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर सवाल है, देखो मैंने कहा डेल्टा m1 और t ये बराबर है डेल्टा m2 और t के बराबर।
तो जब डेल्टा m1t इसके बराबर है तो डेल्टा m2t भी तो इसी के बराबर होना चाहिए ना। ये देखो मैंने पीछे क्या बताया, डेल्टा m1 डेल्टा m2 के बराबर है। ठीक है, अब इन तीनों को ना एक अगर देखो टाइम से डिवाइड करवा दूँ, m1 को डेल्टा t से डिवाइड करवा दूँ और m2 को t से डिवाइड कर दूँ, सेम आंसर रहेगा ना। जैसे ये 2 है, 2 को जैसे ये 2 था 2 को 2 से डिवाइड करवा दूँ और इस साइड पे भी 2 था 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ, सेम ही आंसर रहेगा ना। तो m1 डेल्टा t था। अब डेल्टा m1 डेल्टा t मैंने पीछे बताया, डेल्टा m1 डेल्टा t किसके बराबर आएगा, डेल्टा 1 डेल्टा डेंसिटी डेल्टा v1 और डेल्टा t। तो डेल्टा डेंसिटी और डेल्टा वेलोसिटी, हाँ ये वॉल्यूम नहीं समझ लेना इसको, और डेल्टा t के बराबर ये है मेरे पास वेलोसिटी है। ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं है। तो जब m1t और m2t दोनों सेम है ना, तो m2 डेल्टा t की जगह भी तो मैं यही लिख सकता हूँ ना, डेल्टा रो वन लिख दूँगा, डेल्टा रो वन लिख दूँगा और साथ साथ अपना जो वेलोसिटी है ना वो इसकी वेलोसिटी लिखूँगा। तो जब मैं m2 के लिए लिखूँगा तो m2 के लिए भी मुझे यही चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि m1 और डेल्टा t भी बराबर है और m2 और डेल्टा t भी बराबर है। लेकिन यहाँ पर m2 है तो डेंसिटी लिख दूँगा m2, डेंसिटी लिख दूँगा, डेंसिटी की जगह डेल्टा t2 लिख दूँगा। और ये वॉल्यूम है मेरे पास और ये मेरे पास टाइम है। मैं पीछे शायद थोड़ी गलती कर दी कि इसकी जगह मैंने शायद इसको मैंने बता दिया वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी ये वॉल्यूम है, क्योंकि देखो डेंसिटी किसके बराबर आता है, मास और वॉल्यूम के बराबर। मास किसके बराबर आता है, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने मास की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी और वॉल्यूम, और m2 की जगह भी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखो, अब मैंने इसको कंसिडर करता हूँ, m1 और डेल्टा t को मैं यहाँ लेकर चलता हूँ। वो किसके बराबर था, डेल्टा के बराबर था, रो था, और ये मेरे पास वॉल्यूम थी और ये मेरे पास टाइम था। वॉल्यूम किसके बराबर होती है, वॉल्यूम बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो वॉल्यूम यहाँ पर किसके बराबर आएगी, अगर यहाँ पर हमने वॉल्यूम देखनी हो तो वॉल्यूम को जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। यानी जो वॉल्यूम है यहाँ पर बराबर आएगी, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बराबर आएगी जब मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है वो टाइम से क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं डेल्टा L1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। ठीक है, कि वॉल्यूम किसके बराबर आती है, वॉल्यूम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर आती है ना। तो एरिया का यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो मीटर के बराबर, तो मीटर क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि पीछे मैंने डेल्टा V1 क्यों लिया, डेल्टा V1 इसलिए लिया है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट कवर की ना वो डेल्टा में, तो जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में भी जो है वो चेंज वाली वॉल्यूम आएगी। क्यों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लेना है तो पहले यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करवाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट से। तो इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं ना वो चेंज में आ रहे हैं, तो जो वॉल्यूम लिखेंगे ना वो भी डेल्टा चेंज में लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया 1 है और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L1, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास वॉल्यूम के बराबर आ गया। अब डेल्टा M2 की बात करते हैं, डेल्टा M2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा M2 डेंसिटी किसके बराबर थी, डेंसिटी बराबर थी मास पर यूनिट वॉल्यूम की, और मास किसके बराबर था, डेंसिटी और वॉल्यूम के बराबर। और डेंसिटी और डेल्टा V2, डेल्टा मतलब वॉल्यूम के साथ डेल्टा लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि वॉल्यूम जो था वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, और डिस्प्लेसमेंट जो था वो चेंज वाला डिस्प्लेसमेंट था ना, तो इसी तरह वॉल्यूम जो है वो उसके साथ भी डेल्टा लिख दिया। तो डेल्टा वॉल्यूम किसके बराबर था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मल्टीप्लाई बाय जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जो आपने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, पहले ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिया, अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिया, और पहले ये वाला एरिया लिया था और अब ये वाला एरिया लिया। ठीक हो गया। और हमने पीछे कहा था कि ये दोनों इक्वेशन है, ये m1 डेल्टा t और m2 डेल्टा t। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा था कि ये दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि मास क्योंकि जितना मास यहाँ पर है उतना ही मास यहाँ पर है, जितना मास इधर है उतना ही मास यहाँ पर ही, और दोनों मासेस को सेम टाइम से डिवाइड करवा दिया तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इन दोनों को मैं सेम लिख सकता ना, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनका आंसर भी जो है वो सेम ही आएगा। तो डेल्टा 1 यानी डेंसिटी 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया 1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1। ठीक है,
और डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पर भी डेंसिटी 2 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L2 और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आता है? यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर आता है। तो डेल्टा L1 किसके बराबर था? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और डेल्टा टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर आता है? वेलोसिटी के बराबर। तो डेल्टा A1 डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, और अगर ये जो टर्म है ना, इसको मैं वेलोसिटी के साथ रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि वेलोसिटी जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया V1। ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी लिख दी, यहाँ पर मैंने एरिया लिख दिया, और ये जो है वो मेरा किसके बराबर आ गया? ये मेरा वेलोसिटी 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैंने पीछे बताया था कि मेरा जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो चीज़ कंप्रेस ही नहीं होगी उसकी डेंसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर आती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो मैंने बता दिया, मास चेंज हो रहा ही नहीं है। जितना मास एक जगह से डाला है उतना मास दूसरी जगह से निकल रहा है, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। इस फ्लूइड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। जब हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसकी वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो डेंसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। तो दोनों डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 दोनों क्या होगी? दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, दोनों को हम सेम कर देंगे, और यहाँ भी उसको लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय A2 और V2। जब दोनों सेम है और इक्वल टू के उस तरफ है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी। आंसर क्या है? A1 V1 बराबर आ गया A2 V2 के बराबर। अब इस बात से क्या जाहिर हो रहा है? इस बात से जाहिर ये हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर एरिया कम करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एरिया कम करूँगा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये एरिया ये 20 के बराबर है। ठीक है, ये 20 के बराबर है और ये भी 20 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर एरिया 10 है, यहाँ वेलोसिटी 2 है। ये वेलोसिटी है, एरिया और वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं समझना, क्योंकि वॉल्यूम को तो देखो हम रिप्लेस कर चुके हैं ना। वॉल्यूम को हमने किससे रिप्लेस किया था? वॉल्यूम को जो है वो इससे रिप्लेस कर चुके थे। अब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी है, और यहाँ भी 10 एरिया है और 2 वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या हरकत की कि मैंने अपना एरिया जो है ना, एरिया को मैंने 10 से कम करके 5 रख दिया। 10 यहाँ पर 10 एरिया है और बाई 2 वेलोसिटी है। अब मैंने यहाँ क्या किया कि 10 को कम करके 5 कर दिया, यानी मैंने एरिया कम कर दिया। तो एरिया कम कर दिया, पहले आंसर क्या आ रहा था दोनों का? 20। अब भी क्या लाना है? 20 लाना है, क्योंकि इसको इसके बराबर होना है। तो जो मेरी वेलोसिटी है ना वो बढ़ जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी और आंसर 20 आ जाएगा। यानी जब मैं एरिया कम करूँगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर A1 जो था ना वो ज़्यादा था। ठीक है, इस केस में बात करें, इस केस में एरिया 1 ज़्यादा था। एरिया 1 ज़्यादा था तो वेलोसिटी कम थी। ठीक है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी। और दूसरी तरफ क्या चीज़ है? दूसरी तरफ ये है कि एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। यानी एरिया को कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और एरिया को बढ़ाओगे और वेलोसिटी को बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AV जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, AV का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया पहले 2 था और वेलोसिटी 10 थी तो 20 था। अब एरिया बढ़ा दिया 5 कर दिया तो वेलोसिटी कम हो गई। ठीक है, यानी जो A और V का प्रोडक्ट है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब जो AV है ना, AV इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अब इस बात का क्या मतलब कि इसको वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्यों कहेंगे? आप तो बोलेंगे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम, जब मैंने कहा था रेट की बात है तो रेट की बात है तो उस टर्म को जो है वो टाइम से डिवाइड करवा दिया करो। तो आप बोलोगे ये इसके बराबर कैसे हो सकता है? ये इसके बराबर कैसे हो सकता है आप सोच लोगे। तो ये इसके बराबर इस तरह हो सकता है कि मैंने पीछे बताया था कि वॉल्यूम किसके बराबर था? वॉल्यूम बराबर था क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता था अपनी डिस्प्लेसमेंट के साथ, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। ठीक है, और जब डेल्टा डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम से ज़रा डिवाइड करवाता था तो वो मेरे पास आ जाता था वेलोसिटी के बराबर। तो ये जो AV है ना, AV, ये AV वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के बराबर भी आता है। यानी AV जो है वो
डेल्टा वी और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर भी आ सकते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब मैं अपनी इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। इक्वेशन, क्योंकि हमने डेरिवेशन पढ़ ली, आपको समझ भी आ गई। अब इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इट स्टेट्स दैट मास फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड पाइप इज कांस्टेंट। मास फ्लो रेट क्या? मास फ्लो रेट ये मास फ्लो रेट था। ये तो मैंने पहले ही बता दी ना, मास फ्लो रेट जो है वो हमेशा पाइप में कांस्टेंट रहेगा। मीनिंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अलोंग अ पाइप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो आप कहेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। क्यों? क्योंकि जितना मास यहाँ डालोगे उतना ही मास यहाँ निकलेगा, ये इसकी बेस है। आगे बर्नौली इक्वेशन पढ़ोगे, बर्नौली इक्वेशन की बेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की क्या है? लॉ बेस, इसकी बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझ आ गई, डायग्राम भी समझ आ गई, मास फ्लो रेट भी समझ आ गया कि सेम आएगा। उसके बाद मास को बेसिकली हमने क्या किया, मास फ्लो रेट लिया और उसके बाद मास को हम रिप्लेस कर गए डेंसिटी के साथ, और उसके बाद हमने दोनों को सेम रख दिया, डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया और एरिया और वेलोसिटी हमारे पास आ गए। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास सिंपल सी ये इक्वेशन थी। और इसके बाद हम चलेंगे इसके बाद हम बर्नौली इक्वेशन की तरफ, लेकिन इससे पहले एक वर्क एग्जाम्पल 7.3 आ गया हमारे पास। वर्क एग्जाम्पल नंबर 7.3 आ गया। इसमें वो क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में ना हार्ट होता है, हार्ट से ना एक बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है एओर्टा की जगह, एओर्टा से। ठीक है। फिर एओर्टा से जो है वो बहुत सी छोटी छोटी कैपिलरीज आज निकलने लग जाती हैं, और इस तरह जो खून जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसमें वो बता रहे हैं कि रेडियस ऑफ एओर्टा जो है वो 1.2 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी ये क्या है? ये रेडियस ऑफ एओर्टा। ठीक है। एओर्टा एक ही है, उस एक से जो है वो बहुत ज़्यादा आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, कैपिलरीज निकल रही हैं। ठीक है। तो रेडियस ऑफ एओर्टा क्या है? 1.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और एओर्टा से जो ब्लड निकल रहा है ना, वो एक वेलोसिटी के साथ निकल रहा है। वो वेलोसिटी किसके बराबर है? वो वेलोसिटी बराबर है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है। एओर्टा था, एओर्टा से वेलोसिटी कितनी थी? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इस एओर्टा से ना बहुत सी कैपिलरीज निकल रही हैं। ठीक है। इस एओर्टा से बहुत सी कैपिलरीज निकल रही हैं, और एक कैपिलरी का रेडियस कितना है? एक कैपिलरी का रेडियस है 4 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। ठीक है। और कैपिलरी से जब ये निकल रहा है खून, तो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है? वो वेलोसिटी है हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो डेटा देखो ना, डेटा से एक बात समझ आएगी कि देखो रेडियस रेडियस वो एरिया के फॉर्मूले में आता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। एओर्टा का रेडियस था 1.2 सेंटीमीटर। जब 1.2 सेंटीमीटर था और कैपिलरीज का रेडियस कितना था? 4 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो कौन सा रेडियस बड़ा है? ये वाला रेडियस बड़ा है ना। तो यहाँ पर रेडियस बड़ा था, रेडियस ज़्यादा था, तो एरिया ज़्यादा है, यानी एओर्टा का एरिया ज़्यादा है। कैपिलरीज का रेडियस कम है तो कैपिलरीज का एरिया कम होगा। तो जब कैपिलरीज का एरिया कम है तो उसकी वेलोसिटी देखो मीटर पर सेकंड में, और इसकी जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो कैपिलरीज का एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा, एओर्टा का एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। तो अब हम इनको अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस एओर्टा से कितनी कैपिलरीज निकल रही है, क्योंकि मैंने बताया ना एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कैपिलरीज के जरिए पूरी बॉडी में चला जाता है, और एक कैपिलरीज का जो है वो कुछ नंबर होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कैपिलरीज बताना है। तो सबसे पहले इनको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एओर्टा का रेडियस कितना था? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 को जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 100 के साथ, तो आंसर आ गया 0.012 मीटर। और एओर्टा से जो खून निकल रहा था कितनी वेलोसिटी से निकल रहा था? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, और 0.4 मीटर पर सेकंड आ गया। और एक कैपिलरीज का रेडियस कितना था? कैपिलरीज का रेडियस कितना था? जितनी भी कैपिलरीज निकल रही है उनमें से एक कैपिलरी का रेडियस मुझे बता दिया। ये मुझे उसने सेंटीमीटर में बताया, लेकिन इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, डिवाइड बाय 100, तो 4 एक्सपोनेंट -6 मीटर आ जाएगा रेडियस। और कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है वो किसके बराबर हो? तो पहले ऐसा यूनिट में दी हुई है। ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहते हैं कि जितना एओटा का एरिया है, ठीक है, और वेलोसिटी एओटा से, और ये क्या है, कैपिलरीज का एरिया है, ठीक है, कैपिलरीज का एरिया है, और ये क्या है, कैपिलरीज की वेलोसिटी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इनके साथ ना एन लिखूँगा। एन की लिखूँगा कि मैंने बताया कि एक एओटा से बहुत सी कैपिलरीज निकल रही हैं। अब जब बहुत सी कैपिलरीज निकल रही हैं तो इसी वजह से मैं यहाँ पर एन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एओटा के साथ भी एन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा एओटा के साथ, तो एओटा एक है तो वो 1 आ जाएगा, और 1 का 1 लिखो या ना लिखो एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन कैपिलरीज के साथ एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सवाल में ये बताना कि इसमें से कितनी कैपिलरीज बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और एरिया किसके बराबर आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने पहले जब मैंने पाइप की एग्जांपल दी, पाइप मैंने बताया कि यूँ होता है, इसको अगर हम यूँ देखें तो ये आता है सर्कल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल के बराबर आता है। तो एरिया सर्कल किसके बराबर आएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये किसका है, एओटा का, पाई आर स्क्वायर, और ये एओटा क्या बराबर है, और ये V1, और एन पाई आर स्क्वायर कैपिलरीज का, और वेलोसिटी किसकी, कैपिलरीज की। तो क्या हुआ कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने यहाँ पर ना एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ कैपिलरीज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस ऑफ एओटा और वेलोसिटी ऑफ एओटा, ठीक है। अब ये चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बाय कैपिलरी, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो एन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो रेडियस ऑफ एओटा किसके बराबर था, हाँ, रेडियस ऑफ एओटा किसके बराबर था, 0.4 के बराबर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कैपिलरीज किसके बराबर था, वो रेडियस ऑफ कैपिलरी किसके बराबर था, आई थिंक थोड़ी गलती होगी हमारे पास, नहीं हम सही जा रहे हैं। तो एओटा का हमने पहले क्या किया, हम पहले वेलोसिटी पुट करने लगे। एओटा से खून कितनी वेलोसिटी से निकलता, 0.4, और कैपिलरी से खून कितनी वेलोसिटी से निकल रहा था, 5 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब जो 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर पर सेकेंड है, ये एक कैपिलरी से नहीं निकल रहा, सारी कैपिलरी से इतनी वेलोसिटी से मूव कर, यानी 10 गाड़ियाँ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही हैं। तो इसी तरह जो ये 20 जितनी भी कैपिलरीज है ना, जिनका हम एन नंबर निकालेंगे, उतनी कैपिलरीज जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने रेडियस भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस का मैंने यहाँ पर स्क्वायर लेना है। तो 0.012, और रेडियस ऑफ कैपिलरीज कितना है, यानी एक कैपिलरी का रेडियस कितना है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, और इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कैपिलरीज आ गई, 7 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। यानी एओटा से 7 एक्सपोनेंट 9, यानी तकरीबन 7 बिलियन कैपिलरीज यहाँ से निकली हैं। कितनी, 7 बिलियन कैपिलरीज निकली हैं एओटा के जरिए। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इतना फ़ायदा हुआ कि हमें पता चल गया कि एक एओटा से कितनी ज़्यादा कैपिलरीज जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ख़त्म हुई। इसके बाद जो है वो हम आगे बर्नौली इक्वेशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे हम किसको लेकर चलेंगे, बर्नौली इक्वेशन को लेकर चलेंगे। यहाँ पर कुछ वर्क सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, तो वो देख ली। वो सबसे पहले क्या कहते हैं, स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पुट कर देंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम एक्सप्रेस करते हैं A1 V1 और A2 V2 को। पहले आप ये लिख देंगे, इसके बाद आप ये बता देंगे कि ये इक्वेशन हमें ये कहती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे एरिया कम हो जाएगी। और वो दूसरी बात ये पूछते हैं कि हाउ डज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रेफर टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या रिलेशन है, वो ये पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि मास फ्लो रेट एट वन पॉइंट इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट अनदर पॉइंट। तो जब मास फ्लो रेट दोनों पर सेम है तो मास भी जितना एक जगह पर मास डाला है उतना ही मास दूसरी जगह से निकल जाएगा,
तो ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड पाइप। कंस्ट्रक्टेड पाइप मैंने उस पाइप का जो एरिया वो कम कर दिया। तो हम कहेंगे कि जब हम लिखेंगे कि ये कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर अगर हमने एरिया उसका कॉन्स्ट्रिक्ट कर, यानी एरिया कम कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, और ये हमारी इक्वेशन कंटिन्यूटी ख़त्म हुआ। इसके बाद हम चलते हैं बर्नौली इक्वेशन की तरफ।